रहते हैं। एक होता है रोड मैप आपके दिमाग में कि मैं ऐसा नहीं बनूंगा, मैं कुछ अलग करूंगा। तो आप अपने लिए एक अलग रोड मैप बनाते हैं कि लीग से हट के काम करते हैं, अपने परिवार या आपका जो दायरा होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, जो लोग वो काम कर रहे हैं उससे हट के काम करते हैं, तो आप बहुत आगे तक निकल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे फिल्मी दुनिया में हैं, बहुत सारे क्रिकेट के खिलाड़ी भी ऐसे हैं, वो अपने माहौल के हिसाब से नहीं लगे, उन्होंने अपने दिमाग में एक अपना रोड मैप बनाया। तो साथियों ये चीज आपको, ये आपकी सोच से जुड़ी होती है, एक विचार से जुड़ी होती है। जैसे कि मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक आदमी था, बहुत शराब पीता था, बहुत ज्यादा शराब पीता, उसके 2 बच्चे थे। अब उस शराब पीने की वजह से घर के अंदर बहुत सारे झगड़े होते थे, क्लेश होता था घर के अंदर, सुबह शाम पैसे को लेके भी झगड़े हो जाते थे, क्योंकि वो सारा पैसा बर्बाद करता था शराब के अंदर। उसके 2 बेटे थे। जैसे जैसे वक्त गुजरा, उसका एक बेटा, वो भी, दोनों बेटे बड़े होने लगे, एक बेटा वो भी शराब पीने लग गया। दूसरा बेटे को शराब से नफरत हो गई और वो बिल्कुल शराब को के नाम से ही चिढ़ जाता था। तो किसी ने पूछा उसके बड़े बेटे से कि तुम इतनी शराब पीते हो, तुम्हारे पापा ने भी अपने घर को खराब किया और तुम भी शराब पी रहे हो, तो ऐसा क्यों है? तो उसने कहा जी मेरे पापा पीते इसलिए मैं भी पीता हूँ। तो वो उस माहौल के हिसाब से ढला। लेकिन जो दूसरा बेटा था उसने कहा कि नहीं, मैंने अपने पापा को शराब पीते हुए देखा है और उस शराब पीने की वजह से परिवार के अंदर कितने क्लेश होते हैं, परिवार के अंदर कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, और मैंने अपनी माता को बार बार रोते हुए देखा है, परेशान होते हुए देखा है। तो मुझे शराब से नफरत हो चुकी है और मैं जिंदगी में कभी भी ना शराब पीऊंगा, ना ही इस तरीके का किसी को नफरत है, और इस चीज के किसी, मैं इसको प्रमोट नहीं करूंगा या मैं इसके बारे में इसका समर्थन नहीं करूंगा, तो मैं लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। तो दोस्तों ये एक सोच होती है, एक विचार होती है, आप अपने माहौल से कैसे लड़ते हैं या उस माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं। तो रोड मैप भी एक आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट होता चला जाता है। या तो उस पैरामीटर को आप तोड़ के उससे निकल जाएं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, बेशुमार लोग हैं, अगर मैं लंबी बात करूंगा तो मीटिंग लंबी हो जाती है। आप जानते हैं फिल्मी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके गॉडफादर नहीं थे, लेकिन आज वो फिल्मी दुनिया में, शाहरुख खान के गॉडफादर नहीं थे, अमिताभ बच्चन के गॉडफादर नहीं थे, उन्होंने अपने पैरामीटर तोड़े। अमिताभ बच्चन के फादर कवि थे और ये एक एक्टर बन गए, इन्होंने उस पैरामीटर को तोड़ के निकल गए। ऐसे बहुत सारे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हजारों लोग भरे हुए हैं। ताजा ताजा एग्जाम्पल आपके सामने, हमारे जो स्वर्गीय अभी जो हो चुके हैं, सुधांशु राजपूत जी, जो अभी डेथ हुई है, जो सुसाइड कह रहे हैं, कोई मर्डर कह रहा है, तो ये भी अपने पैरामीटर तोड़ के गया था, फाइट किया उसने उसके लिए। ऐसे क्रिकेट में भी थे, धोनी भी, फादर उसको चाहते थे कि जॉब पे लग जाए, इसको जॉब कराऊंगा। आपने फिल्म देखी होगी MS धोनी, तो वो उसके अंदर बताया गया, सारी स्टोरी दिखाई गई उनकी। तो उन्होंने उस पैरामीटर को तोड़ा, रेलवे की जॉब को छोड़ा। एक चैलेंज आता है, जब भी आप कोई नया काम करते हो चैलेंज आता है, लेकिन उस पैरामीटर को तोड़ के आप कुछ नया करते हैं तो दुनिया आपके सामने झुकती है और दुनिया आपको सलाम करती है। तो ये होता है रोड मैप। चलिए इस रोड मैप को मैं कहूँ दूसरे तरीके से और बताना चाहूंगा, ये आपके दिमाग में चलने वाले बहुत सारे विचारों से जुड़ा हुआ होता है। कुछ लोग सोचते हैं मैं ज्यादा पढ़ लिख जाऊंगा तो कामयाब होऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादा पढ़ लिख के, अब हाँ इतनी गारंटी है कि आपको एक गुजारे वाली जिंदगी या जो भी है समझौते वाली जिंदगी के साथ एक अच्छी खासी जॉब मिल सकती है, लेकिन एक कुछ बड़ा करने का पढ़ने से कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपकी सोच बहुत बड़ी डेवलप होगी है तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस पे स्लाइड पे आप देख रहे होंगे एक विचार। दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, वो, मैं उनके बारे में जब जानता हूँ तो मुझे बहुत कुछ ऐसा नजर आता है उनकी बातों के अंदर कि बहुत सारे लोग सोचते बहुत ज्यादा है और काम कम करते हैं। बहुत ज्यादा सोचते हैं, प्लानिंग बहुत सारी बनाते हैं, लेकिन उस पर एक्शन नहीं होता। तो सोचते बहुत ज्यादा है। स्टार्ट करो, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाए ये सोचते हैं वो, कि सब कुछ ठीक हो जाए फिर मैं काम करूंगा, फिर मैं काम की शुरुआत करूंगा। अगर ये वाली सोच आपके दिमाग में घूमती है तो दोस्त आप वेस्टी या नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ो, आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। आप चलना स्टार्ट करो, आप शुरुआत तो करो, बाकी सारे काम हो जाएंगे। अगर मैं किसी को कहता हूँ, कहता सर मैं बस अगले महीने तनख्वाह मिल जाए, मैं एक बैग लूंगा, उसमें फाइल डालूंगा, फिर मैं प्लान देने जाया करूंगा, बस ऐसी सोचता रहता, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। होता कुछ नहीं है। बस अगले महीने पैसे मिल जाए, मैं तो सर मैं नहीं, मैं अपना ड्रेस कोड लूंगा, काली पैंट सिलवाऊंगा, सफेद कमीज लूंगा, मैं तो ड्रेस में ही जाऊंगा, तब प्लान दूंगा, मैं ऐसे नहीं दूंगा। तो ऐसे लोग सोचते रह जाते, करते कुछ नहीं है। शुरुआत करो, बाकी सब कुछ हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं, उनको अगर बोलो जी सैर करने जाना है, तो
तो क्या सोचते हैं, सैर करने जाना है, चलो ठीक है मैं अगले महीने से, अभी तो मौसम थोड़ा सा गर्म है, अगले महीने से शुरुआत करूंगा। फिर कहेंगे अभी तो बरसात है, मैं अभी नहीं, अगले महीने से शुरुआत करूंगा, कुछ दिन बाद शुरुआत करूंगा। अभी तो ठंड ज्यादा पड़ रही है, मैं फिर शुरुआत करूंगा। या फिर वो दूसरे तरीके से कहते हैं कि भाई अभी तनख्वाह मिल जाए, कुछ पैसा आ जाए, मैं ट्रैक सूट लूंगा, फिर शुरुआत करूंगा। ट्रैक सूट ले लिया, और मैंने जूते तो लिए नहीं, अगले महीने जूते लूंगा, फिर स्पोर्ट्स शूज लूंगा या सैर करने के लिए तब जाऊंगा। तो ये लोग सोचते ज्यादा है, काम कम करते हैं। दोस्तों आप शुरुआत करो, क्या होगा, थोड़ा सा गलत तो होगा तो घबराओ नहीं। शुरुआत करेंगे तो आपके सामने रास्ते बनते चले जाते हैं। एक कहावत मैंने सुनी थी, घर से निकलिए, घर से निकलेंगे आपके लिए रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। तो अगर आपने ठान लिया है, सोच लिया है, अगर अपने विचारों को आपने एक सही दिशा में लगा दिया है, तो आपके दिमाग में एक कामयाबी का रोड मैप तैयार होना शुरू हो गया। तो इसी रोड मैप के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँ, जब रोड मैप के अंदर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत छोटी छोटी बातें बताने वाला हूँ। क्योंकि होता क्या है, मान लो एक पहाड़ के ऊपर आप चढ़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े टेढ़े पेढ़े रास्ते हैं और बहुत दुर्लभ रास्ता है, आप उसको झेल रहे हैं, आप उसका मुकाबला कर रहे हैं, पहाड़ पे चढ़े जा रहे हैं। लेकिन अचानक आपके जूते के अंदर एक छोटी सी कील अगर आपको चुभने लग जाए तो दोस्तों आप 10 कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। अगर जूते के अंदर छोटा सा कंकर आ जाए ना, तो आप 10 कदम भी नहीं चल सकते, चाहे आपके इरादे कितने मजबूत हों। छोटा सा कंकर, छोटी सी कील अगर आपके जूते में है तो आपको परेशान करेगी, आपकी सक्सेस में रुकावट बनेगी। इसी तरीके से अगर कोई बहुत अच्छा निशानेबाज है और निशानेबाज की आंख में जरा सा छोटा सा कचरा कंकर डल जाए ना आंख में, अंधा सा हो जाता है, आंख खुलती नहीं है, देख नहीं पाता। कितना भी निशानेबाज हो, छोटा सा कंकर भी उसकी आंख को खराब कर सकता है और वो अपनी कामयाबी से चूक सकता है। इसी तरीके से छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जिसको मैंने रोड मैप के लिए तैयार किए हैं। ये छोटी छोटी बातें ही हमें कहीं ना कहीं कामयाबी से दूर कर देती हैं। तो आज भी, पहले भी मैं 10 पॉइंट बता चुका हूँ, आज फिर सेकंड पार्ट के अंदर मैं 10 पॉइंट और लेके आया हूँ। आपके उन्हीं छोटी छोटी बातों को लेके आया हूँ जो आपकी बड़ी कामयाबी के बीच में रुकावट न बने। चलिए दोस्त, 40 से 50 मिनट का कोशिश करूंगा, टाइम लूंगा आपका, और मीटिंग को एंड तक देखना, एंड तक सुन के जाना, और जो नोट करना चाहते हो पॉइंट नोट कर सकते हैं। चलिए, पहला पॉइंट है, मेक ए हैबिट ऑफ मीटिंग न्यू पीपल। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं और आपके अंदर ये आदत नहीं है लोगों से हेलो हाय करने की, तो दोस्त आप इस आदत को बिल्ड कीजिए। लोगों से, नए नए लोगों से मिलने की आदत बनाइए। हम कहते हैं लिस्ट बनाओ, लोग कहते हैं मेरी लिस्ट ही नहीं है, 40 10 20 लोगों की लिस्ट बना के रुक जाते हैं। तो अगर आपको लिस्ट बड़ी करनी है, या कई लोग कहते हैं मैं तो किसी को जानता नहीं, तो अपनी एक हैबिट बना लो हेलो हाय करने की, नए नए लोगों से मिलने की। बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप मिलना चाहेंगे, अगर तो आप रास्ता बना लेंगे। कई बार ट्रेन में सफर करते हैं, कुछ लोग हेलो हाय करने की आदत नहीं होती, वो चुपचाप बैठे रहते हैं, और कुछ लोगों को आदत होती है, वो ट्रेन में बैठते हैं, ऐसा माहौल बना लेते हैं, सबके साथ मिलजुल जाते हैं, वो अपना एक अच्छे नए नए लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं थोड़ी देर के अंदर ही। तो आपको अपने अंदर एक हैबिट बनानी है, मेक ए हैबिट ऑफ मीटिंग न्यू पीपल्स, नए नए लोगों के साथ। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल और देना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं जी मेरी लिस्ट बहुत छोटी है, मेरे पास लोग नहीं है, या लोग खत्म हो गए। तो दोस्त, अगर आपके अंदर ये हैबिट है लोगों से मिलने की, नए नए लोगों से हेलो है करने की, आपकी लिस्ट कभी भी खत्म नहीं हो सकती। आप ट्रेन में जा रहे होंगे, आप किसी शादी ब्याह में जा रहे होंगे, आप कहीं भी होंगे, आप अगर नई आदत है तो आदत बनाइए। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ ट्रेनिंगों में, कई बार कह चुका हूँ, अगर आपके अंदर आदत नहीं है तो घर का काम करना शुरू कर दीजिए। आप दूध लेने खुद लेने जाइए, वहां पर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। आधा 15 मिनट 10 मिनट पहले जाइए, जहां से आप दूध लेने जाते हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे। सैर करने की आदत डाल दो, पार्क में जाने की आदत डाल दो, अपनी तरफ से किसी को गुड मॉर्निंग बोल दो, राम राम बोल दो। थोड़े दिन के अंदर वो भी आपको गुड मॉर्निंग या राम राम बोलने लग जाएगा, तो आपके रिलेशन धीरे धीरे बिल्ड होने लगेंगे। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। अगर आपने ये आदत बिल्ड कर ली लोगों से मिलने की, रिलेशन बनाने की, यकीन मानो दोस्त, आपकी लिस्ट लंबी हो जाएगी और नेटवर्क मार्केटिंग से आप कभी भी आउट होने की सोचेंगे भी नहीं। अगर आपने लिस्ट नहीं बना रहे या लिस्ट पे फोकस नहीं कर रहे, लोगों से मिलने की आदत नहीं है, तो आप बहुत जल्दी हिम्मत हार जाएंगे। तो ये एक आदत आपके अंदर अगर नहीं है और आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हैं, तो इसको बिल्ड कीजिए, इस आदत को अपनाइए, नए नए लोगों से मिलने की आदत डालिए। इसके लिए आप
बहुत सारे तरीके हैं। आप जिम नहीं गए तो जिम जाइए, बहुत सारे और कुछ कंप्यूटर सीखने चले जाइए, वहां बहुत लोग मिलेंगे, उससे आपके रिलेशन बनेंगे। अगर आप कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं, ट्यूशन पे जाते हैं, तो ट्यूशन पे भी आपको बहुत सारे लोगों से रिलेशन बिल्ड होते हैं। ये आदत अगर आपकी बड़ी हो गई तो आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। अगर लिस्ट खत्म नहीं होगी तो 100% नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप करोड़पति बनने वाले हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा एक और वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप सोच रहे होंगे ये छोटा सा पॉइंट कैसे ले लिया, बहुत बड़ा रोल है इसका। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मोबाइल फोन, एंड्रॉयड फोन का हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल है। चलती फिरती शॉप है ये। इस मोबाइल फोन को लोग कई बार क्या करते हैं, जो गलतियां करते हैं मैं वही बताने वाला हूँ। फॉर्म भरवाएंगे, नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर दे देंगे। कुछ दिन बाद क्या होता है, जब कॉल करते हैं तो कहते हैं जो वो मोबाइल था वो तो बेकार था, हमने मोबाइल, वो नंबर तो हमने बंद कर दिया, नया नंबर डायल करेंगे, नया नंबर लिया है, ये नंबर है, मैं तो वो यूज करता हूँ। या कुछ कहते हैं ये वो नंबर तो मैंने अपने बेटे का दे दिया, या वो मोबाइल तो हमारा गुम ही हो गया, वो नंबर हम बंद करने वाले हैं। उससे क्या होता है, बहुत सारी परेशानी, आपका वाउचर खत्म हो जाता है, आपके पास स्कीम नहीं आ पाती, आपकी अपलाइन आपको टाइम पे कोई मैसेज नहीं दे पाती। तो बहुत सारा रोल है कनेक्शन का। आपका मोबाइल बिल्कुल, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा कईयों ने नंबर भी सही दे दिया, चलो वो भी मानते हैं। अब नंबर सही देने के बाद वो मोबाइल को सही हैंडल नहीं करते, मोबाइल उनका अपने हाथ में नहीं होता, सर दूसरे कमरे में पड़ा था, चार्जिंग पे लगा हुआ था। होता क्या है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या हमारी अपलाइनें होती हैं, अपलाइन क्या करती है, उसके मन में कुछ बात आती है, कई बार कोई, हाँ भी मैं फला आदमी से बात करूं, उसको बताऊं उसके ट्री के बारे में, या कोई बात दिमाग में जब भी आती है, तो अपलाइन जब उसको फोन करती है, उसका फोन नहीं लग पाता या वो नहीं उठाता, तो होता क्या है कि जो बात होती है माइंड से स्लिप हो जाती है। अगर 2 घंटे बाद सवेरे या शाम को, सवेरे मैंने फोन किया, शाम को कॉल वापस आती है कि सर आपने फोन किया था, तो बात ही भूल जाते हैं। ये रहता है कि वो क्या कहना चाहता था या उस टाइम क्या बात याद थी। तो उससे क्या होता है, अगर मान लो मेरा मोबाइल टाइम पे मैं पिक नहीं कर पाया सर का, मेरे सीनियर प्रीतम सिंह रावत जी मान लो मुझे फोन करते हैं और मैं पिक नहीं कर पाया और शाम को फोन करूं, सर आपने सुबह फोन किया था, वो कहेंगे हाँ मैं फोन तो किया था, कुछ कहना चाह रहा था पर मेरे को अभी याद नहीं है। दोस्तों पता नहीं कितनी कोई ऐसी बात मेरे फायदे की बता रहे हो जिससे मेरा बिजनेस बिल्ड हो जाता। एक छोटी सी सलाह हो सकती है, छोटी सी राय हो सकती है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे मेरा बिजनेस बिल्ड हो सकता है। छोटी सलाह को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, इससे बड़े बड़े बिजनेस बिल्ड होते हैं। एक बार क्या था, एक कंपनी थी, वो टूथपेस्ट बनाती थी, उनकी सेल नहीं थी, वो बड़े बड़े तरीके अपनाती थी, उसका डिजाइन बदलती थी, टूथपेस्ट के नाम को भी आगे पीछे करते थे, बहुत कुछ करते थे। नए नए सेल्समैन आते थे, 1000 आदमी के आगे एक टारगेट रखा जाता था कि सेल बढ़ाने बहुत क्या करना है, वो कह रहे थे डिब्बी का डिजाइन बदल दो, कुछ नया लिख दो, इस तरीके से की सलाह देते थे। एक सेल्समैन, एक व्यक्ति ऐसा आया, सेल्स मैनेजर, उसने सलाह दी कंपनी को कि टूथपेस्ट का जो, जहां से टूथपेस्ट निकलती है वो उस मुंह को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, जहां ढक्कन लगता है थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। तो कई लोगों ने कहा इससे क्या होगा, तो उसने कहा जब लोग दबाएंगे थोड़ी ज्यादा निकल जाएगी, जब ज्यादा निकल जाएगी तो अंदर तो डाल नहीं सकते, तो इससे क्या होगा कि लोगों की खर्च जो 1 महीना चलेगी वो 20 दिन में खर्च हो जाएगी, वो दोबारा लेगा। उस कंपनी ने उस फार्मूले पे काम किया और वाकई उनकी सेल बढ़ गई, क्योंकि खर्च ज्यादा होती, बच्चे दबाते थे और ज्यादा निकल जाती थी। तो कंपनी को करोड़ों का फायदा हुआ मात्र एक छोटी सी सलाह से। समझ पा रहे होंगे मैंने जो बात बताई है, एक छोटी सी सलाह का करोड़ों रुपए का बिजनेस बढ़ गया कंपनी का। इसी तरीके से मोबाइल से टच, कभी भी अपलाइन का फोन आ जाता है, कुछ सलाह देनी होती है, कुछ बताना होता है, तो अगर हम मोबाइल से नहीं कनेक्ट हैं ढंग से तो आपको अच्छी सलाह नहीं मिल पाती। तो ये बड़ा फर्क पड़ता है। छोटी सी सलाह कभी भी मिल सकती है, राय मिल सकती है। तो मोबाइल का बड़ा रोल है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और एंड्रॉइड फोन के अंदर तो आजकल हमारे लिए जूम मीटिंग भी होती है, बड़े बड़े मोबाइल के मैसेज भी आते हैं, मिनट से पहले हम मैसेज भेज देते हैं। मैं इसको मानता हूँ ये चलती फिरती दुकान है। मेरे मोबाइल की हैबिट मैं बता दूं, मैं अगर छत पे जाऊं तो मोबाइल हाथ में होता है, घर बाहर जाऊं तो भी हाथ में जाता है, 2 मिनट के लिए भी जाऊं तो मोबाइल में हाथ में लेके चलता हूँ। पता नहीं किसकी कब कॉल आ जाए। कभी ये नहीं सोचता 2 मिनट की तो बात है, बस मैं आया, मोबाइल घर पड़ा हुआ नहीं, मोबाइल। और चार्जिंग का कोई बहाना नहीं चलता दोस्त। चार्जिंग इसको अपना मॉर्निंग में उठते ही फुल कर लो, रात को सोते समय फुल कर लो। कुछ लोग कहते हैं जी मेरी तो चार्जिंग खत्म हो गई थी इसलिए मोबाइल बंद हो गया। अगर आपके यहाँ लाइट ज्यादा जाती है, प्रॉब्लम पे फोकस मत करो ना, सोल्यूशन ढूंढो। आपके यहाँ लाइट ज्यादा जाती है तो पावर बैंक मिला हुआ है ना, पावर बैंक ले लो।
अगर आपने बिजनेस करना है तो बहानेबाजी करने के बजाय आप उस पर हल ढूंढिए। तो पावर बैंक मिलता है, आपका मोबाइल हमेशा चार्ज रहेगा, और मोबाइल को हमेशा अपने पास ही रखो। तो मोबाइल का बड़ा रोल है दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हाँ, अगर इसका अगर ढंग से इस्तेमाल नहीं होगा तो बड़े बड़े नेटवर्क आपके हाथ से छूट जाएंगे। हो सकता है आप मोबाइल को ढंग से नहीं हैंडल करता, हो सकता है आपकी डाउनलाइन में आपको कोई फोन करे, हो सकता है वो आपसे कोई सलाह लेना चाहता हो, उसने किसी से बात की हो, उसने किसी से प्रोस्पेक्ट से कोई बात की हो और वो तुम्हें फोन कर रहा हो और तुम फोन ना उठाओ, घंटे बाद करो, तो वो कहेगा जी वो मेरे घर पे कोई आया था, मैं उससे आपकी बात करवाना चाह रहा था, आप तो आपने फोन नहीं उठाया इसलिए वो चला गया, फिर कभी मिलवा दूंगा। एक ऐसा व्यक्ति आपके हाथ से छूट सकता है। हो सकता है वो व्यक्ति आपके नीचे आके एक दूसरा सिद्धार्थ सिंह बन जाता, हो सकता है वो आदमी आपके टीम में आके कोई प्रीतम सिंह रावत बन जाता। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनका ध्यान रखना है। मोबाइल को तो आपने बिल्कुल अपने पास रखना है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, कब कहाँ से डाउनलाइन अपलाइन कहीं से भी फोन आ सकता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस के अंदर। चलिए तीसरे नंबर पे, स्टार्ट दिस बिजनेस एज ए चाइल्ड। समझिए, सुनिए, स्टार्ट दिस बिजनेस एज ए चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब आप अपने को इस बिजनेस में आए हैं, हो सकता है आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकता है कोई टीचर हो, प्रिंसिपल हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कुछ भी हो सकते हैं, अपनी फील्ड में आप किंग हो सकते हैं। बट अगर नेटवर्क मार्केटिंग आया, इसकी पढ़ाई को स्कूलों में नहीं पढ़ाई गई, इसका बिजनेस के बारे में बाहर की दुनिया इतना नहीं जानती, अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो आपको एक बच्चे की तरह इस बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा, सब कुछ सीखना पड़ेगा। जब मैं ये एंड्रॉइड फोन आए तो मुझे वैसे अपनी टीवी रेडियो की बहुत सारी नॉलेज थी, लेकिन मोबाइल के बारे में नॉलेज नहीं थी। तो मुझे जब इसके बारे में सीखना होता है, मैं अपने आप को बच्चे की तरह, छोटे छोटे बच्चे से भी अगर सीखने को मिलता है तो मैं सीखता हूँ, मैं उनसे सलाह लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम आती है मैं उनसे पूछता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आए हैं तो अपने आप को आपको जीरो करना पड़ेगा। जो भी आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो आपके ट्रेडिशनल बिजनेस की हो सकती है, ट्रेडिशनल मार्केट की हो सकती है, किसी जॉब की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम है, अपने आप को जीरो करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मैं बोलता हूँ, अगर किसी बोतल के अंदर पहले से ही पानी है, ऊपर से पानी डालेंगे तो वो अंदर नहीं जा पाएगा, अंदर नहीं आएगा, बिखर जाएगा, बाहर ही निकल जाएगा। अगर आप चाइल्ड की तरह अपने आप को जीरो कर लेंगे, अपने बर्तन को यानी कि अपने दिमाग को इस बिजनेस के लिए खाली कर लेंगे, तो नया जो भी कुछ मिलेगा वो अपने आप उसके अंदर जाता जाएगा। तो अपने आप को आपने जीरो करना है, जो भी एक्सपीरियंस है पुराना उसको भूलना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर जो भी आपको अपलाइन मिलती है, जो आपको कही जा रही है, आपको कहा जा रहा है यूज ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यूज कीजिए, लिस्ट के बारे में कहा जा रहा है, मीटिंग अटेंड करने के बारे में कहा जा रहा है, कोई किताब पढ़ने को कहा जा रहा है, तो आप करिए, वो सारे काम करिए जो सीनियर कर रहे हैं, जो यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं, तो आप भी इस बिजनेस में सक्सेस होंगे। चलिए पॉइंट नंबर 4 पे आता हूँ, स्टे कनेक्टेड विद अपलाइन एंड एक्टिव अपलाइन। देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं, अपलाइन एंड एक्टिव अपलाइन। अगर आपको किसी ने ज्वाइन कराया, हो सकता है वो 4 दिन पहले ही ज्वाइन हुआ हो, उसको भी पूरी नॉलेज ना हो, तो जो लोग जुड़ते हैं वो देखते हैं जिसने मुझे ज्वाइन करा दिया इसके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो रिलेशन एक्टिव अपलाइन के साथ तो बनाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। नहीं दोस्त, जिसने आपको रास्ता दिखाया है, जो इस बिजनेस में आया है, उसको भी आपको साइड नहीं करना, रिस्पेक्ट पूरी देनी है। अपलाइन अपलाइन है, चाहे एक दिन पहले आपसे ज्वाइन हुआ हो, एक दिन पहले भी ज्वाइन हुआ हो। एक्टिव अपलाइन का अपना रोल है, अपलाइन का अपना रोल है, आपको रिलेशन बना के रखना पड़ेगा अपलाइन के साथ भी और एक्टिव अपलाइन के साथ भी। एक्टिव अपलाइन के पास बहुत सारी नॉलेज है, अपलाइन जो आप किया हो सकता है एक दिन पहले जुड़ा हो, उसके बाद पूरी नॉलेज ना हो, उसको इग्नोर ना कीजिए। अगर आपके अंदर ये हैबिट है तो आप सोचिए, जब आप आज ज्वाइन करेंगे तो कल आपके नीचे भी तो कोई ज्वाइन कर सकता है, आपके पास भी पूरी नॉलेज नहीं होगी, तो वो कहेगा मेरी अपलाइन को तो कुछ नहीं पता। तो कभी भी उसको इग्नोर ना करें, उसके साथ रिलेशन बना रखें, चाहे वो आपका पहले से रिलेटिव है, दोस्त है, फ्रेंड है, कुछ भी कोई भी हो सकता है, उसको भी रिगार्ड कीजिए। साथ में एक्टिव अपलाइन के साथ भी कनेक्शन बना के रखिए। जैसे आपके पास एक बढ़िया सा मोबाइल है, अगर वो टावर की रेंज से दूर हो जाएगा तो काम करना बंद कर देगा, चाहे वो 20,000 का मोबाइल हो, चाहे 40,000 का हो, चाहे 30,000 का मोबाइल हो। अगर वो टावर की रेंज में है, नेटवर्क उसमें आ रहे हैं तो वो काम करेगा, अदरवाइज कितना भी महंगा हो वो बेकार है। इसी तरीके से कनेक्शन आपका अपलाइन के साथ बना रहना चाहिए।
कम से कम आपकी 4 एक्टिव अपलाइन का फोन नंबर आपके पास होना चाहिए। 4 एक्टिव अपलाइन, आपको जिसने ज्वाइन कराया उसका मोबाइल नंबर, उसके ऊपर एक्टिव कौन है, उसके ऊपर डायरेक्टर कौन है, सिल्वर कौन है, गोल्ड कौन है, जो भी एक्टिव है उनके 4 लोगों का फोन नंबर होना चाहिए। और आप कोशिश करें, पहले अपलाइन से बात करें कि सर मेरे को एक बंदा मिला है और उसके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको प्रोडक्ट क्या क्या देना है, आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी एक्टिव अपलाइन से पूछ के बता दीजिए डायरेक्टर है या सिल्वर है। सीधा, कई बार क्या होता है बीच में डायरेक्टर भी है, सिल्वर भी है, गोल्ड भी है, स्टार भी है और डायमंड भी है, फिर क्राउन है। कई बार लोग क्या करते हैं, सबको छोड़ देते हैं, सीधा ऊपर फोन कर देते हैं। दोस्त सिस्टम क्या कह रहा है, सिस्टम से आप चलिए, आप अपने अपलाइन एक्टिव को पकड़िए। आप कहीं जॉब करते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है उस जॉब में, तो आप किसको पकड़ते हैं, सीधा मालिक के पास जाते हैं या आपका इमीडिएट जो बॉस होता है उसके सामने जाते हैं। इमीडिएट जो बॉस होता है आप उसको कहते हैं सर ये प्रॉब्लम आ रही है, वो आगे से सोल्यूशन लेके आता है कि क्या करना है इसका, हो सकता है वो खुद कर दे या वो अपने बॉस से पूछ के आपको बता सकता है। सेम इस तरीके से भी यहाँ भी एक सिस्टम है, अपने सिस्टम से बाहर मत निकलिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए। रिलेशन आपको सबके साथ बना के रखने हैं, हेलो है सबसे करनी है। तो आपके पास 4 एक्टिव अपलाइन का नंबर जरूर होना चाहिए और कनेक्टेड रहना चाहिए उनके साथ। टाइम टू टाइम आपको बहुत सारी मीटिंग, बहुत सारी नॉलेज के बारे में बताया जाएगा, जिससे आपका बिजनेस बिल्ड होगा, क्योंकि हम इस बिजनेस में आए हैं सक्सेस होने के लिए। तो चलिए अगली स्लाइड में मैं दिखाता हूँ पॉइंट 5। मेक ए लिस्ट ऑफ मिनिमम 100 पीपल एंड शो द प्लान विद अपलाइन। बहुत जरूरी पॉइंट, ध्यान रखिए। 100 लोगों की लिस्ट बनाएं, जितने भी नए साथी हैं उनकी अपलाइन को भी बोलूंगा उनके साथ बैठे। लोग नहीं बनाते, मुझे मालूम है, सबसे आसान काम है और सबसे मुश्किल भी यही काम है। किसी को बोल दो 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, 8 लोगों की लिस्ट, 10 लोगों की लिस्ट बनती है। अगर उसके घर में शादी है तो लिस्ट बन जाएगी 500 लोगों की। इसका मतलब हम प्री जज कर रहे हैं कि ये करेगा ये नहीं करेगा। डोंट प्री जज, प्री जज ना करें, नाम लिख डालिए, नाम लिख के लिस्ट बना के अपलाइन और एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ जाइए, दोनों को बिठाइए, अपलाइन को भी और एक्टिव अपलाइन को बिठाइए। फिर उसमें से कुछ लोगों को छांट के, अब एक्टिव अपलाइन को बहुत कुछ पता होता है क्योंकि एक्सपीरियंस होता है उनके पास, तो आपके साथ वो 1 to 1 प्लान करेंगे। और आपने खुद प्लान नहीं देने शुरू में, आपने 100 लोगों की लिस्ट बनानी, ये आपका काम है। आपकी अपलाइन अरेंज कराएगी वो एक्टिव अपलाइन को कि कैसे प्लान दिया जाए। हो सकता है आपकी अपलाइन कल ही ज्वाइन हुई हो, 2 दिन पहले हो, उसको प्लान भी ना आता हो, वो आपके लिए अरेंज करा देगी। एक्टिव अपलाइन को पकड़ के जो प्लान देना जानते हैं और प्लान उनसे दिलवाना है। और प्लान देते वक्त ध्यान रखना है, एक्टिव अपलाइन या आपकी अपलाइन कहीं भी रिस्पेक्ट में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप जिसके पास गए हैं, जिस प्रोस्पेक्ट के पास गए हैं, वो पहले दिन से ही देख रहा है आपका बिहेव अपनी अपलाइन या एक्टिव अपलाइन के साथ कैसा है। अगर वो व्यक्ति जुड़ जाता है, अगर आपका बिहेव ठीक नहीं है तो वो भी आपके साथ उसी तरीके से पेश आएगा। अगर आप अपना बिहेव ठीक रखते हैं, अपलाइन और एक्टिव अपलाइन को रिस्पेक्ट दे के अपने सीट पे बिठाने के लिए कहते हैं, उनको देख के आप खड़े हो जाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सर आ गए खड़े होते हैं, तो आपका प्रोस्पेक्ट भी देख रहा है आपको। आप इज्जत देंगे तो वो भी खड़ा होकर उसकी रिस्पेक्ट करेगा, और जिस दिन वो आपकी टीम का हिस्सा बनेगा वो आपके लिए खड़ा होकर आपकी इज्जत करेगा। ये बिजनेस डुप्लीकेट का है। कई बार क्या होता है, लोग प्लान तो दिलवाते हैं, सर आप प्लान दो, मैं भी एक बंदे और को फोन करता हूँ, उसको भी बुला लेता हूँ, और फोन करके वो बाहर निकल जाता है। पहले दिन ही मैसेज गलत छोड़ दिया, आपका प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है। एज ए अपलाइन को आपने क्या किया, आपका वो कोई नौकर नहीं है, नौकर की तरह मत ट्रीट कीजिए कि आपने बिठाया और आप सर आपको प्लान दीजिए मैं भी आ रहा हूँ। ये सबसे गलत तरीका है, आपका प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आपका नेटवर्क कभी नहीं अच्छा बन पाएगा। और आप हैरान होंगे, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा। क्यों, इसलिए नहीं चल रहा कि आपके जूते में कील ठुकी पड़ी है, जो आपको चुभाएगी, जो आपके बिजनेस को खराब करेगी। तो प्लान देने का एक शानदार तरीका है, आप नए नए हैं, आप अपनी एक्टिव लाइफ प्लान को बिठाइए, रिस्पेक्ट से बुलाइए, सर बोलिए उसको सामने बिठा के। जब वो प्लान करें, अपना मोबाइल तो बंद कीजिए कीजिए, और साथ में प्रोस्पेक्ट को भी बोलिए कि सर बहुत अच्छी नॉलेज है इनके पास, बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, मैं अपना मोबाइल बंद कर रहा हूँ, प्लीज एक आधे घंटे के लिए आप भी बंद कर लीजिए। अगर अर्जेंट कॉल कोई आनी है तो आप वाइब्रेट पे कीजिए। कोशिश करें कि आधा पौना घंटा किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि बहुत शानदार चीज बताने वाले मेरे सर, मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ।
अगर आप इस तरीके की लैंग्वेज, इस तरीके की भाषा यूज करेंगे अपलाइन के प्रति, एक्टिव अपलाइन के प्रति, तो पहले दिन ही प्रोस्पेक्ट आपका इज्जत करेगा। आप ये मत देखिए प्रोस्पेक्ट बहुत हाई फाई है, बहुत पैसे वाला है, और मेरा जो एक्टिव अपलाइन है तो वो तो मोटरसाइकिल पे आया, वो कार पे आया है। कार होगी उसकी अपनी ट्रेडिशनल मार्केट से, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पूरी रिस्पेक्ट आपको देनी है, उससे आपका ही फायदा है, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। टीम जो जो ज्वाइन कर जाएगा वो भी आपको पूरी उतनी इज्जत देगा जितनी आप इज्जत देंगे। और एक पुराना फार्मूला है, अगर इज्जत लेनी है तो इज्जत देनी पड़ेगी। तो ये एक फार्मूला, ये भी आपको ध्यान रखना है। छठे नंबर पे एक चीज और बताऊंगा, जब आपका बिजनेस बिल्ड होने लग जाता है, प्लान देते हैं आपको, छोटा मोटा ट्री बन जाता है, तो अपने बिजनेस को चेक करने की आदत डालो। रिव्यू योर बिजनेस नेटवर्क डेली डेली। उससे क्या होगा आपके लिए, आप सोचेंगे मेरे नीचे तो 4 ही बंदे हैं, मैं डेली क्या देखूं। डेली उन लोगों को देखो, आपके दिमाग में चाहे बिजनेस ना आ रहा हो, आपके दिमाग में आएगा नरेंद्र को ज्वाइन करा रखा है, सतीश को ज्वाइन रखा है, किसको कॉल करूं, किसको, आपके मन में आएगा। फिर उसको देखने के बाद इसको कॉल करता हूँ, इसका कोई प्रोस्पेक्ट हो तो कल प्लान देने चलूंगा। रिव्यू करने की आदत डालो। रिव्यू इसलिए मत करो कि आज देखो मेरा कितना बिजनेस बैठे बैठे कितना बिजनेस बढ़ गया, ये मत देखिए। आप रिव्यू इसलिए कीजिए, कहाँ से, अगर मान लो आपके नीचे 4, 6, 8 लोग हैं, आपका बिजनेस, आपको एक लाइन में बिजनेस था ही नहीं, पिछले 10 दिन से अचानक आपने देखा वहां पर 100 पीवी आया, 150 पीवी आया है, आप फटाफट चेक कीजिए किसी ने नई ज्वाइनिंग लगाई है तो उसको कॉल कीजिए कि मैंने देखा अभी अभी आपके नीचे एक ज्वाइनिंग लगी है, नई ज्वाइनिंग, ये कौन है, कैसा है, उससे रिलेशन बनाइए, उससे मिलने के लिए कहिए। मैंने देखा एक ज्वाइन, आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया है, ये कहाँ रहता है, क्या करता है, उसके बारे में फीडबैक लेके उससे मिलने के लिए टाइम टेबल बनाइए, उसको मिलिए। अभी आज जो नया नया ज्वाइन हुआ है तो उसमें नई नई एनर्जी होती है। 6 दिन बाद आपको पता चलेगा कोई व्यक्ति ज्वाइन हुआ था, 6 दिन के अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ उसने क्या सलाह ले ली है, किस किस से बात कर ली है, 6 दिन बाद वो शांत हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, बिल्कुल ही शांत, मतलब आप समझ गए, वो बिल्कुल ही फिर वो नेगेटिव बातें आ जाएंगी। हो सकता है उसका 6 दिन के अंदर किसी नेगेटिव से टकराव हुआ हो, किसी ऐसे व्यक्ति से टकराव हुआ जिसके पास अधूरी नॉलेज हो, जिसने खुद ढंग से इन्वेस्ट ना की हो और उससे सलाह ली हो। तो ये आपको रिव्यू करना, इससे फायदा मिलेगा। अगर रिव्यू करने से एक फायदा और मिलता है, मान लो आपने रिव्यू किया, आपने देखा बिजनेस कि आपकी टीम में एक व्यक्ति है जिसने 260 पीवी कर दिए, उसकी टीम से 260, हो सकता है वो नया व्यक्ति है, उसने 2-3 ज्वाइनिंग डाली है, उसको नहीं पता अभी फास्ट 8% का, तो रिव्यू करने का एक फायदा मिल जाएगा। मान लो 2 दिन बचे हुए हैं, आपने रिव्यू किया 260 पीवी में, आप फट कॉल करेंगे उसे, दोस्त 282 पीवी करने से फास्ट 8% होता है और आपके पास चांस है, मात्र आप 22-23 पीवी और करने हैं, 25-30 पीवी और करने आप हो जाएंगे, एक ज्वाइनिंग निकालते हैं। और कुछ लोग उसको खरीदारी करने में फोकस करते हैं, वो एक लास्ट ऑप्शन है, खरीदारी से उसका अपने आप फास्ट 8% करना। कोशिश करें, नया बीज ढूंढिए। अगर नई ज्वाइनिंग आती है तो आपको एक नया आदमी और मिल गया काम करने के लिए, पैसा लगा के फास्ट 8% करना और टीम से करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगले महीने के लिए आपको फिर एक व्यक्ति नया मिल गया, उसके साथ बैठ के आप काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को कई बार मैं फोन करता हूँ कि मैंने आज देखा तेरी टीम में इतना बिजनेस हो चुका है, वो कहता है सर अच्छा इतना हो गया हूँ, मैं टाइम ही नहीं मिला, मैंने 2 दिन से देखा नहीं है। इसका क्या मतलब है, आप अपने रोड मैप ही गलत तैयार कर रहे हो, आप सक्सेस की तरफ जा ही नहीं रहे, और लास्ट में फिर वही कहते हैं साल 2 साल बाद मैंने तो बहुत मेहनत की। यही शब्द सुनने को मिलता है, मैंने तो बहुत, उसके फैमिली वाले भी कहते हैं जी तो बहुत मेहनत करता है, पता नहीं कामयाबी नहीं मिली, हमारी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत शब्द बड़ा खतरनाक, मैं नेटवर्क मार्केटिंग आगे समझाऊं, किस्मत को इंग्लिश में कहते हैं लक, LUCK। अगर लक को भी आप रिफाइंड करेंगे तो उसमें से भी कुछ निकल के आता है। लक का मतलब एल का मतलब लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, LUCK, आप इसको रिफाइंड कीजिए, LUCK, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, यानी कि आपने सही दिशा में काम करना है, सही नॉलेज से काम करना है, तो किस्मत लक भी आपका साथ देगा। अगर आपने सही डायरेक्शन में काम नहीं किया तो लक भी आपका साथ देने वाला नहीं है। तो इसलिए रिव्यू करने की आदत डालें बिजनेस को, टाइम टू टाइम उनको कॉल कीजिए और उनके साथ आगे की प्लानिंग कीजिए। चलिए अगली स्लाइड पे नंबर 7, फोकस ऑन सॉल्यूशन नॉट ऑन प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम आती है, काम जब भी कोई करेंगे उसका प्रॉब्लम आता है, उसको हमने सोल्यूशन ढूंढना है, हल ढूंढना है, प्रॉब्लम को फोकस नहीं करना।
कुछ लोग प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करते हैं, सर वहां तो डीएलसीपी खुला था, बंद हो गया। बंद हो गया तो नेट पे ढूंढिए, आसपास कहीं और होगा। सर वो तो 3 किलोमीटर पे था, नया वाला 10 किलोमीटर पे। कोई बात नहीं ना, हमने तो नेट पे बिल्ड करना है, काम करना है। कई बार क्या होता है, किसी की नौकरी छूट गई, वो जिसमें जहां उसका ऑफिस था वो 3 किलोमीटर पे होगा। अब नेक्स्ट जो उसकी जॉब लग रही है वो 20 किलोमीटर पे लग रही है, क्या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सोल्यूशन ढूंढने की आदत डालो। आप उसका हल ढूंढिए। प्रॉब्लम है तो कहते हैं ना, ताला है तो चाबी भी है। अगर प्रॉब्लम है तो उसका कोई ना कोई हल होगा। आपका माइंड सेट कैसा है? आप हर बात में प्रॉब्लम को क्रिएट कर देते हो, प्रॉब्लम तैयार कर देते हो, तो धीरे धीरे आप सब चीजों से बिखर जाते हो। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, चाहे आप कहीं जॉब भी करो, अगर अपने बॉस के पास जाते हो बार बार, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके जाते हो, सर आज तो ये हो रहा है, अगले दिन के सर आज तो ये हो रहा है, धीरे धीरे बॉस बॉस के दिमाग में आपके प्रति गलत पिक्चर बन जाएगी कि ये आदमी तो हमेशा प्रॉब्लम ही लेके आता है। मुंह पे नहीं कहेगा लेकिन आपका नाम रख देगा प्रॉब्लम सिंह। आप चाहते हैं कि आपका नाम प्रॉब्लम से रखा जाए? नहीं। आप सोल्यूशन ढूंढिए। अगर आप सोल्यूशन ढूंढेंगे, हल ढूंढने फोकस करेंगे, तो आपके रिलेशन आपके बॉस के साथ, आपके सीनियर के साथ अच्छे बिल्ड होंगे। और वो हमेशा कभी भी कोई अच्छा नया काम करेगा, वो पहले आपको याद करेगा या उसको याद करेगा जो हमेशा प्रॉब्लम खड़ी करता है। सोचिए इस बात को। आप भी अगर बॉस हैं तो आप किसको याद करना पसंद करेंगे? जो प्रॉब्लम ज्यादा खड़ी करता है या सोल्यूशन ज्यादा ढूंढता है? नेचुरली आप ये भी यही कहेंगे जो सोल्यूशन ढूंढता है, आपको वही आदमी अच्छा लगेगा। तो प्रॉब्लम पे ना फोकस करके सोल्यूशन को ढूंढिए, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। चलिए, इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। आप चाहते हैं कि आपका बॉस आपको याद करे, बॉस यानी कि आपका सीनियर कोई भी एक्टिव अपलाइन आपको याद करे हर काम के लिए। लोग शिकायत बहुत करते हैं, सर ये तो उसको बुलाता मुझे नहीं बुलाता। आप अपनी हैबिट को देखिए, आपकी कैसी हैबिट है। अब मैं एक छोटी सी स्टोरी और सुनाना चाहूंगा। एक बार विष्णु भगवान जी अपनी शैया पे लेटे हुए थे और उनके सिरहाने एक बुक पड़ी हुई थी। इतने में नारद जी आए और नारद जी नारायण नारायण कहते हुए आए और उन्होंने देखा विष्णु भगवान के सिरहाने एक, आज उन्होंने पहली बार किताब देखी कि इनके सिरहाने एक किताब पड़ी है, इसमें क्या है। तो नारद जी का स्वभाव था, वो हमेशा इधर की उधर करते रहते थे। और वो जब भगवान के पास पहुंचे, बुक देख के बोले, भगवान ये आज आपके पास एक बुक पड़ी हुई है, ये किसकी है? तो विष्णु भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि इसमें बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो मुझे सुबह शाम याद करते हैं। तो नारद मुनि के मन में फिर एक प्रश्न जागी कि जो सुबह शाम इनको याद करते हैं तो मेरे से ज्यादा कौन याद करता होगा, मेरा नाम तो ऊपर ऊपर होगा। तो अब उससे रहा नहीं गया देखने के लिए कि इस बुक के अंदर किताब में मेरा नाम कहाँ पर होगा। अब उसने कहा, भगवान मैं ये किताब देख सकता हूँ? अब भगवान तो अंतर्यामी थे, उसके मन की भावना को समझ गए। उन्होंने कहा ठीक है देख लो। उसने देखा उस बुक के अंदर, तो नारद मुनि जी का नाम सबसे ऊपर ऊपर था, जिसको भगवान जो सबको जो ऐसा व्यक्ति जो भगवान को सुबह शाम याद करता था, उसमें नारद मुनि जी का नाम ऊपर ऊपर था। अब वो बड़ा खुश हुआ कि मेरा नाम सबसे ऊपर ऊपर है, भगवान ने अपना मेरा नाम सबसे ऊपर ऊपर उस किताब में लिखा हुआ है। और अपना काम करके धीरे से वो चला गया। कुछ दिन बाद फिर आया विष्णु भगवान के सामने, फिर वहां एक बुक पड़ी थी। आज वो बुक बदली हुई थी, कुछ और बुक थी। उसने कहा, भगवान आज ये किताब कुछ और पड़ी हुई है, यहाँ पर कोई नई किताब पड़ी है, इसमें क्या है? अब भगवान फिर अंतर्यामी थे, वो जानते थे। उन्होंने कहा ये वो किताब है, पहले जो किताब थी वो उन लोगों की थी जो मुझे सुबह शाम याद करते हैं। अब जो ये किताब रखी हुई है, इसमें उन लोगों के नाम हैं जिनको मैं सुबह शाम याद करता हूँ। अब नारद मुनि से तो रहा नहीं गया, अब ये क्या कहानी है। उसने कहा, भगवान देख सकता हूँ? तो उसने किताब उसको उठाया और उसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ था हनुमान जी का नाम। अब आप समझ गए होंगे हनुमान जी क्या करते हैं। हनुमान जी हमेशा प्रॉब्लम खड़ी नहीं करते थे, वो सोल्यूशन पे हगर करते थे। अगर आप भी ऐसा बनना चाहते हैं कि आपका बॉस हमेशा आपको याद करे, आपके अंदर वो क्वालिटी, वो स्किल, वो चीजें होनी चाहिए जिसको आपको याद करे। इल्जामबाजी मत कीजिए, इल्जाम मत लगाइए कि मेरी अपलाइन मेरे पे ध्यान नहीं देती, उस पे देती है। अगर नहीं देती तो आप अपने अंदर ढूंढिए कि कहाँ कमी है, तो अपने आप को उस सिस्टम से जोड़ेंगे, अपलाइन के टच में रहेंगे, तो आपका बिजनेस आप समझ ही नहीं पाएंगे कैसे बढ़ जाएगा और कैसे बिजनेस आगे और बड़ा हो जाएगा। चलिए, पॉइंट नंबर 8 पे, नो एक्सक्यूज ओनली वर्क। दोस्तों, ये एक्सक्यूज, आपने लकड़ी देखी होगी, लकड़ी में अगर दीमक लग जाए तो लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है। इसी तरीके से
अगर आप बार बार एक्सक्यूज देते हैं अपलाइन को, अपलाइन का फोन आया, मीटिंग अटेंड की थी, नहीं तो कल तो सर कोई आ गया था, मैं उसके साथ चला गया, फिर नेक्स्ट टाइम मीटिंग देखी, नहीं सर आज तो ये हो गया था, वो हो गया था। अगर हर काम में आप एक्सक्यूज या बहानेबाजी का आप करने की आदत है, तो दोस्तों या तो उसको बदल दीजिए, क्योंकि कहावत है या तो बहाने बना लो या पैसा बना लो। जो पैसा कमाते हैं उनके पास बहाने नहीं होते। ट्रेन बंद होगी तो जहाज से जाएंगे पर काम करेंगे, फैक्ट्री में बरसात हो गई तो उसका कोई हल ढूंढ लेंगे और अपने काम पे निकल जाएंगे। बहानेबाजी दीमक की तरह हमारे बिजनेस को खा जाती है। तो अगर आप बहाने बनाने, आप सोचिए, अपने आप को चेक कीजिए, अगर आपको बहाना बनाने की आदत है ज्यादा, तो आप बिजनेस में ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं है। आप तैयार रहिए, आप फोकस कीजिए। कोई भी आपको मीटिंग के लिए कहा जा रहा है कि किताब पढ़ने, किताब, अरे सर अभी तो नहीं, अभी तो हाथ टाइट है, अगले महीने किताब लूंगा, तो ये क्या है? ये बहानेबाजी है। अगर आपको शौक है, आपका फोकस है, तो आप अपना हल ढूंढेंगे। जैसे मैंने अभी बताया, हल ढूंढिए, बहानेबाजी मत कीजिए, सिर्फ काम पे फोकस कीजिए। काम पे फोकस करेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं। अगर आपका काम पे फोकस नहीं है, आप सिर्फ बहाने ही ढूंढते रहते हैं, तो दोस्त आप ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है, तो आपका नाम दूसरी किताब में चला जाएगा। ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 पे, बी हैप्पी ड्यूरिंग वर्क। जब आप काम करते हैं, काम करते वक्त खुश होकर काम कीजिए, प्रसन्न चित्त से रहिए, चेहरे पे आपकी हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। जैसे कि आप कई बार जाते हैं किसी भी होटल पे, रिसेप्शनिस्ट पे जाते हैं, या आप किसी सेल्स शोरूम पे जाते हैं, तो वहां पर जो सेल्समैन होता है तो कितना मुस्कुरा के आपको इनवाइट करता है, आइए सर क्या हाल चाल है सर, मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, इस तरीके से करके वो एक स्माइलिंग फेस के साथ आपको अटेंड करता है। इसी तरीके से बिजनेस को करना है, तो आपको खुश रह के बिजनेस करना है। खुश रह के आपको, आपने मान लो अड़ोस पड़ोस में कहीं प्लान दिया है या किसी को बताया है, और उसके बाद आप घर से निकलते हो, आप चेहरे से परेशान हो, तो वो देखेगा अच्छा वेस्टेज ज्वाइन कर लिए तो परेशान घूम रहे भाई, इसकी लगता है टीम नहीं बनी या इसका चेक नहीं आया होगा। कई वजह होती है। अगर आप खुश रहेंगे, ये सच्चाई है, कहते हैं ना, अगर आप खुश रहेंगे तो पड़ोसियों के चेहरे लटक जाते हैं, ये इतना खुश क्यों रहता है। अगर आप दुखी रहेंगे तो वो खुश रहेंगे। अब सोचना आपको है कि आपने क्या करना है, क्योंकि कोई भी आपको खुश देख के खुश नहीं होगा, आपको खुद खुश रहना है। अगर आप खुश रह के इस बिजनेस को करते हैं, हंसी मजाक वाला स्वभाव बनाते हैं, आप मिलनसार हो जाते हैं, हैबिट नहीं है तो उसको बनाइए, एक मिलनसार स्वभाव बनाइए, धीरे धीरे आपका सर्कल भी बढ़ जाएगा। खुश रह के काम करेंगे, आपको सारी चीजें आसान हो जाती हैं। अगर आप टेंशन में रहेंगे तो आपसे ये बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो काम करते वक्त आपके चेहरे पे स्माइल और खुश रहना चाहिए, खुश रह के आपको काम करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे। जो अभी पिछली स्लाइड थी उसमें मैंने कहा कि खुश रह के काम करना चाहिए। मुझे अक्सर मैं एक शेर सुना दिया करता हूँ कि मायूसी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मायूसी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी वहां बैठने से इनकार करती है। तो मक्खी भी वहां बैठना नहीं पसंद करती दोस्त, जिस चेहरे पे मायूसी होती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए पॉइंट नंबर 10 लास्ट में हमारा एक है, ऑलवेज रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा तैयार रहिए अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए। ये एक ऐसा नेचर है दोस्तों, आप हर फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टी की बात नहीं कर रहा, हर फील्ड में अगर आप जिम्मेवारी लेने की आदत होगी ना, तो आप लाइफ में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे। अभी एक स्टोरी भी सुनाऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक किस्सा और सुना दूं जो मैंने, थोड़ा सा मुझे जानता हूँ, मैं राजनीति से रिलेटेड कोई बात करता नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई मकसद राजनीति से रिलेटेड होता है। हाँ, कहीं से मुझे कोई अच्छी स्टोरी या अच्छी एग्जाम्पल मिलता है तो मैं उसको सुनना चाहता हूँ और उसको अपनी जिंदगी में उतारना चाहता हूँ। तो इसलिए कोई, मैं जो अभी एग्जाम्पल देने वाला हूँ, कोई इसको राजनीति से ना जोड़े, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। दोस्तों जो एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ वो देना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तो अब बने हैं, मैंने इनके बारे में पढ़ा था कि जब अटल अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, कई साल पहले की बात है, मैं ज्यादा आंकड़े नहीं रखता, ना मैं इतना इंटरेस्ट रहता हूँ उन चीजों में। कई साल पहले जब राम मंदिर के लिए उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, तो उस रथ यात्रा को पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने हैंडल किया था, मैनेज किया था। और मुझे ये भी पता चला ये इनका काम यही था, ये हर इस तरीके से मैनेज करते थे। जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, जिम्मेवारी लेते थे, इसी वजह से आज इनके अंदर इतने गुण थे कि ये प्रधानमंत्री बन पाए।
अगर आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत होगी तो आपके अंदर वो चीजें अपने आप डेवलप होंगी। आपके अंदर एक हैबिट आ जाएगी टीम वर्क काम करने का, आपके अंदर एक क्वालिटी अलग आ जाएगी लोगों से मिलने का, आपके रिलेशन बिल्ड हो जाएंगे और आपके आगे के काम आसान हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही जब जैसे चल रहा है, अब मार्च के अंदर जैसे ही कोरोना हुआ तो एकदम लॉकडाउन हो गया, तो बहुत सारे लोगों को तो गवर्नमेंट ने अपनी तरीके से काम किया। तो जो लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत थी, बहुत सारे लोग थे, कई संस्था के लोग थे, उन्होंने अपने आप ही लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करनी शुरू कर दी। लोगों ने मिलके उसके लिए, कोरोना उनके लिए भी था, लेकिन उनको आदत है, उनके अंदर एक हैबिट है जिम्मेवारी लेने की। सरकार करेगी अपना काम खुद करती रहेगी। वो बहुत सारे समाज सेवी ऐसे निकले जिन्होंने अपने आप तैयारियां की, खाना पहुंचाना शुरू कर दिया, जहां पर खाने की दिक्कत थी, जहां दवाई की दिक्कत थी, वो सारी चीजें करने लगे बिना किसी के कहे। ये क्या होता है, एक हैबिट होती है लोगों के अंदर, आदत आदत होती है कि वो कोई ना कोई जिम्मेवारी लेते हैं। हम जब प्लान करते, जब कोई प्रोग्राम करते थे किसी होटल के अंदर, तो हमने कुछ वॉलंटियर्स अपने साथ बनाए हुए थे, 4-5 लोग जो जिम्मेवारी लेना चाहते हैं। तो उसमें भी मैं देखता था कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको हमने वॉलंटियर नहीं बनाया हुआ, वो भी अपने आप कुर्सी चेयर ठीक लगानी हो या व्यवस्था में सुधार करना, अपने आप लग जाते थे। कहीं पे पानी नहीं है, वहाँ पानी की व्यवस्था करने लग जाते थे। इससे नजर आ जाता था कि ये बंदा जिम्मेवारी लेने वाला है, और हमारा भी दिल करता था कि हम उसको अपनी टीम का अंदर ही लाएं और उसको भी वॉलंटियर बनाएं, या वो भी हमारे साथ रहे। तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान भी जाता था कि आज वो नजर नहीं आ रहा, मन से एक बात, मुंह से उसका नाम निकल जाता था, तो वो नजर नहीं आ रहा। तो इस तरीके करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत डालें। और एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, बहुत बढ़िया स्टोरी है, इससे मैं बहुत प्रभावित होता हूँ। ये भी वही रामायण से जुड़ी एक स्टोरी है। दोस्तों, हनुमान और लक्ष्मण जी में क्या फर्क था? लक्ष्मण हमेशा राम जी के साथ रहते थे, भगवान के साथ रहते थे, बड़े उनकी सेवा करते रहते थे। और हनुमान जी का नेचर क्या था, जब भी कोई चैलेंज, जब भी कोई काम होता तो सबसे पहले हनुमान जी एकदम बोलते थे भगवान जी को, भगवान मुझे हुक्म कीजिए, मैं ये करूंगा। जब भी कोई लंका जाना हो या किसी तरह की प्रॉब्लम आती थी, तो वो हमेशा हनुमान जी अपने आप को तैयार करते थे, भगवान मुझे ऑर्डर कीजिए, मुझे आदेश दीजिए, मैं ये काम करूंगा। और लक्ष्मण जी क्या थे, वो सिर्फ राम जी की सेवा में ही लगे रहते थे, उनकी सेवा में रहते थे, बाकी ये इधर उधर कोई काम नहीं करते थे। तो हनुमान जी के अंदर एक स्वभाव था हर चीज की जिम्मेवारी लेने का, वो हर काम को करने की कोशिश करते। तभी तो आज आप देखते होंगे जगह जगह हनुमान मंदिर है, लेकिन लक्ष्मण जी के मंदिर नजर नहीं आते, क्योंकि वो जिम्मेवारी लेने वाले लोग थे। आज हनुमान मंदिर आपको गली गली में मिल जाएंगे, लेकिन लक्ष्मण जी का मंदिर मैंने तो नहीं सुना, लेकिन किसी ने बताया था कि एक मंदिर उनके नाम का भी है, हो सकता है कहीं हो, लेकिन ज्यादा मंदिर आप किसके देखते हैं? हनुमान जी की। क्यों? उनका स्वभाव था जिम्मेवारी लेने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, वो अपने आप को पहले आगे प्रेजेंट करते थे। इस बिजनेस में भी आप आए हैं तो आप इस बिजनेस को अपना समझें। कभी भी कोई सीनियर मीटिंग करे तो आप ये समझिए हम कर रहे हैं, सीनियर तो एक हमारे लिए साधन है। तो हमने उस मीटिंग का हिस्सा भी बनना है, साथ ही साथ जिम्मेवारी भी लेनी है। तो जिम्मेवारी बहुत सारी चीजें होती हैं। जब मैं सीएनटी करता था तो मेरे साथ बहुत सारे साथी होते थे और टीम वर्क होता था। मैं सबकी तारीफ करूंगा, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा। जैसे कि प्रोजेक्टर लगाते थे, मीटिंग खत्म होती थी, मीटिंग शुरू करते थे, कोई प्रोजेक्टर लगा रहा है, कोई स्पीकर लगा रहा है, कोई लाइट की व्यवस्था कर रहा है, लाइट में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक करते थे। हम 8-10 लोगों का एक टीम वर्क बन गया था। और जब मीटिंग खत्म होती थी, मेरे ही साथी, कोई मेरा प्रोजेक्टर पैक कर रहा है, कोई लैपटॉप संभाल रहा है, कोई वायर संभाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरीके करके। जबकि मेरी टीम मेरे साथ कोई फोटो खिंचवाने में लगी है, कुछ मुझे मेरा 80-90 हजार रुपए का सामान फैला फैला होता था, तो वो पूरी टीम वर्क की तरह मेरे जो साथी थे वो उसको हैंडल कर लेते थे, बैग में डाल के संभाल के रखते थे। ये क्या होता था? जिम्मेवारी लेते हैं। कुछ लोग इसको गलत नाम देते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये चमचागिरी करना। कुछ लोगों के दिमाग में चलता है खुद तो करेंगे नहीं, दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे, दूसरे को भी नहीं करने देते। ये होता है, ये भावना जागती है आपकी कि आप अपने बिजनेस को अपना समझते हैं। ये भावना जागती है, वही आपको कामयाब करती है। और वही होता है, जो लोग दूसरी लैंग्वेज यूज करते थे ये तो चमचागिरी करता है, आज बिजनेस से भी आउट है, वो है ही नहीं, बिजनेस के अंदर ही नहीं है। और जो जिम्मेवारी लेते हैं उनके लेवल भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और फायदा क्या होता है? जो जिम्मेवारी लेते हैं उनकी टीम के लोग भी उनको देख रहे थे और वो भी जिम्मेवारी लेने वाले बने। और ये हुआ, जिस लीडर ने ये काम किया उसकी टीम में भी वैसे लोग पैदा हुए, और जिस लीडर ने नेगेटिव बातें की उसकी टीम में भी नेगेटिव लोग पैदा हुए। तो आप कैसे लोग पैदा करने चाहते हो अपनी टीम में? अच्छे लोग पैदा करने चाहते हो तो पहले आपको अच्छा बनने पड़ेगा। आप चाहते हो कि आपकी टीम जिम्मेवारी ले, तो आपको भी जिम्मेवारी पहले लेनी पड़ेगी। वो सारे काम करने पड़ेंगे जो आपको टीम से करवाना चाहते हो, जो सारे काम जो आप टीम से चाहते हो। तो बस अपने आप को बदलिए। ये छोटी छोटी बातें
जितना इन चीजों को बदलेंगे आपका बिजनेस आसान हो जाएगा और आप बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लेंगे। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के नेक्स्ट टाइम हम आपको मिलेंगे, मैं अपने 10 नए पॉइंट तैयार करके लाऊंगा और उन पॉइंट के साथ नेक्स्ट वीरवार को जो हमारी मीटिंग होगी उस पर मैं मिलूंगा। और आज की मीटिंग मैं यहीं से खत्म करने से पहले माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे डायमंड डायरेक्टर सुल्तानपुर से, जिन्होंने इस मीटिंग को पूरा ऑर्गेनाइज किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। वो मुझे काफी टाइम से इन पॉइंट के ऊपर बात कर रहे थे, क्योंकि ये 40-45 पॉइंट जो थे आज से 3 साल पहले मैंने सुल्तानपुर जब उनकी शुरुआत थी, उन्होंने नया नया ज्वाइन किया था, मैंने वहां पर ये ट्रेनिंग की थी और काफी टाइम से वो मुझे कह रहे थे इस मीटिंग को करने के लिए। तो आज ये मीटिंग मैंने दूसरा पार्ट खत्म किया है, लगभग 2 पार्ट मेरे और चलेंगे। और अभी जो नेक्स्ट कार्यवाही के लिए कि मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा मिस्टर मनोज वर्मा, डायमंड डायरेक्टर सुल्तानपुर से। मिस्टर विनोद वर्मा जी, ओवर टू यू। सो मच सर, थैंक यू सो मच, इतनी बेहतरीन जानकारी दी। थैंक यू सो मच। मैं सभी पार्टिसिपेंट से चाहूंगा जहां पर भी हैं आप लोग क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए, इतनी बेहतरीन जानकारी। थैंक यू। बेहतरीन रोड मैप आपने बताया सर। और मैं आप सभी लोगों की तरफ से सर को थैंक यू बोलना चाहता हूं, सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। और मैंने चैट बॉक्स अलाउ कर दिया है, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें। आपने इतनी बेहतरीन तरीके से सर 10 पॉइंट आज आपने फिर से वो चीजें आपने बताई जो कि बेहद जरूरी हैं। स्टेप बाय स्टेप आपने शुरुआत में ही बिल्कुल क्लियर बता दिया कि अगर सड़क खराब होगी तो भी आप चल सकते हैं, बस आपके जूते में अगर कोई कंकड़ है, आपके पहने में कोई कंकड़ है तो फिर आप नहीं चल पाएंगे लंबा। बिल्कुल सही बात है, सड़क बहुत अच्छी बनी हुई वेस्टीज की, बस वो हमारे हम लोगों के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से नहीं बढ़ पाते हैं। और ये छोटे छोटे 10 पॉइंट्स आपने पिछले वीरवार को इतनी क्लियरिटी से आपने बताया था, और आज के जो 10 पॉइंट्स हैं ये भी आपने कितने अच्छे तरीके से, हैबिट बनाना हमें जिनकी लिस्ट नहीं होती है उस पर आपने कितने अच्छे तरीके से बताया। थैंक यू सो मच सर, आप काफी बेहतरीन